हे एवरीवन। तो यूपीएससी एक मंजिल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2। कल एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ एटम, जिसमें हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। फिर हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम पढ़ी थी, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पढ़ा था। एटॉमिक नंबर पढ़ा था, मास नंबर और एटॉमिक वेट पढ़ा था। आज हम आइसोइलेक्ट्रॉन्स, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, रेडियो एक्टिविटी और फिर से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, पहले जो हमने कल का होमवर्क दिया था उसके क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन एटम। ये एम पी पी सी एस प्रीलिम्स 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें आपका एटम में कौन सा पार्ट नहीं है। पहला ऑप्शन आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका पार्ट होता है जो कि ऑर्बिट करता है। दूसरा आपका प्रोटॉन है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। तीसरा आपका न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रल चार्ज का होता है और ये भी आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है। टी ऑप्शन हमारा फोटोन है, ये आपका लाइट एंड रेडियो वेव्स के अंदर पाया जाता है। तो आपका इसका आंसर आंसर नंबर 4 हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन को देखें तो अ सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन। इसमें पूछा है कि इन चारों ऑप्शंस में से किसके अंदर एक सिंगल टाइप ऑफ एटम मतलब आइडेंटिकल एटम पाया जाता है। ये आपका बीपीएससी 53rd टू 55th में पूछा गया प्रीलिम्स 2011 का क्वेश्चन है। तो कंपाउंड ऑफ मिनरल्स, कंपाउंड एक मिक्सचर होता है। मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, ये भी मिक्सचर है। नेटिव एलिमेंट, आपको पहले लेक्चर में बताया था कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जो उसके एटम्स होते हैं आइडेंटिकल होते हैं। तो इसका आंसर आपका आंसर नंबर 3 हो गया। ये एक नंबर का हो गया और ये एक नंबर का हो गया। तो आपको अपने आप को कमेंट बॉक्स में दो में से कितने मार्क्स मिले इसको लिखना है, ताकि मैं देख सकूं कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया था और आपने कल के टॉपिक्स को कितने अच्छे से कैच किया था। तो पहले हम कल का रिवीजन कर लेते हैं। इसमें हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स। एटम्स को इन्होंने इंडिविजिबल इंडिविजिबल बताया था। अब इसी वर्ड पर इनकी ड्रॉबैक निकला था, क्योंकि एटम्स के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका -1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कोलम होता है। प्रोटॉन का चार्ज आपका +1.6। इलेक्ट्रॉन का मास आपका 9.1 इंटू में 10⁻⁻31 kg होता है। और प्रोटॉन का मास आपका 1.6 इंटू में 10⁻⁻27 kg इंटू 10⁻⁻19 कोलम होता है। और न्यूट्रॉन पे आपका ज़ीरो चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आपकी जे थॉमसन ने की थी 1897 में। प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी 1886 में। और इसकी नेमिंग रदरफोर्ड ने की थी 1919 में। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आपकी जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में। फिर हमने देखा था कि एटॉमिक न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो इसके अंदर आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, जिसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं।
अब एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी आपका अर्नस्ट रदरफोर्ड ने किया था 1911 में। इसमें इन्होंने ये बताया था कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इसके बाद हमने एटॉमिक नंबर देखा था। एटॉमिक नंबर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर हमने एटॉमिक मास देखा था। एटॉमिक मास आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको हमने ये भी बोला था नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। फिर हमने देखा था एटॉमिक वेट क्या होता है। एटॉमिक वेट आपका अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है एटॉमिक मास के। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था और फिर बाद में हमने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसका डिस्कशन हमने कल ही कर दिया था। अब हम आगे अपने आज के लेक्चर के टॉपिक्स पे बढ़ते हैं। हमारे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। तो उससे पहले हम एटम का एक प्यारा सा डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपका ये न्यूक्लियस है जिसमें आपका प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन होता है। फिर ये आपका के शेल है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ये आपका एल शेल है, ये आपका एम शेल है और ये लास्ट वाला आपका एन शेल है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी एटम की क्या होती है कि ये जो आपके एम शेल, एल शेल, के शेल और एन शेल हैं, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको करने के लिए आपका एक रूल होता है जो कि है 2n²। अब यहाँ पर n जो है वो आपका नंबर ऑफ शेल्स है। तो आइए देखते हैं कि के, एल, एम और एन शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं। तो अगर हम रूल के हिसाब से चलें तो हमारा जो के शेल होता है वो हमारा एक होता है। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो 2 1 का स्क्वायर जिसका आंसर होगा 2। इसमें आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा आपका एल शेल होता है जो आपका 2 होता है। तो 2 का स्क्वायर, ये आपका हो गया 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एल शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा फिल नहीं कर सकते। फिर आपका आता है एम शेल जो कि आपका 3 होता है। 2 3 का स्क्वायर 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। फिर आपका आता है एन शेल जो कि आपका 4 होते हैं। 2 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको किसी भी एलिमेंट को स्टेबल रखना है तो आपको उसका पहले के शेल फिलअप करना होगा। अगर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और वो ज़्यादा हो रहे हैं तो आप उसे एल शेल में डालिए। अगर आपका एल शेल भी कंप्लीट हो जाता है तब आप आगे बढ़ के एम शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे। जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन का एग्जांपल लें, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो आपका के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर जो बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हम एल शेल में फिलअप करेंगे। तो आपके ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6 होती है।
अब हम आगे चलकर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो आई होप आपको मैंने जो कल फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लिखवाए थे उसे आपने लर्न कर लिया होगा। तो आइए हम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखते हैं। तो हमारा पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, उसके बाद हमारा हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो ये हमारे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं। इनका अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एक न्यूट्रल एलिमेंट में। तो अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हाइड्रोजन में आपका एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे आपका के शेल में 1 हो गया। हीलियम में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है तो के शेल में आपका 2 हो गया। लिथियम में आपका 3 है तो के शेल में 2, एल शेल में 1। बेरिलियम में 4 है, के शेल में 2, एल शेल में 2। बोरॉन में 5 है, के शेल में 2, एल शेल में 3। कार्बन में 6 है, के शेल में 2, एल शेल में 4। नाइट्रोजन में 7 है, के शेल में 2, एल शेल में 5। ऑक्सीजन में 8 है, के शेल में 2, एल शेल में 6। फ्लोरीन में 9 है, के शेल में 2, एल शेल में 7। नियॉन में 10 है, के शेल में 2, एल शेल में 8। अब आपका यहाँ पर 8वां जो एल शेल है वो फिल हो चुका है क्योंकि उसमें 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। अब सोडियम में देखेंगे तो के शेल में 2, एल शेल में 8, 8 2 10 और फिर एम शेल में 1। मैग्नीशियम में के शेल में 2, 8 और फिर बाद में 2। एल्युमिनियम में आपका 13 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे आपका के शेल में 2, एल शेल में 8 और फिर एम शेल में 3। सिलिकॉन में आपका 14 है, 2, 8 एंड 4। फॉस्फोरस में आपका 15 है, 2, 8 एंड 5। सल्फर में आपका 16 है, 2, 8 एंड 6। क्लोरीन में आपका 17 है, 2, 8 एंड 7। आर्गन में आपका 18 है, 2, 8 एंड 8। अब आपने देखा कि जैसे यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये एटम स्टेबल हो चुका है। अगर आपका एम शेल आउटर मोस्ट शेल है तो वहाँ पे आप 8 से ज़्यादा फिलअप नहीं कर सकते। जैसे ये आपको पोटेशियम में 2, 8, 8, 1। कैल्शियम में 2, 8, 8, 2। तो ये आपका फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहा। अब इसके बाद हम आते हैं आइसोइलेक्ट्रॉन्स। आइसोइलेक्ट्रॉन का मतलब होता है वो एलिमेंट्स या आयंस जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम आती हो। आयंस क्या होता है इसके बारे में एक ब्रीफ देख लेते हैं। तो आयंस में आपका जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम है, इसमें आपके एटॉमिक नंबर 11 होता है तो मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने या तो एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है, अगर ये गेन करता है तो ये Na माइनस हो जाएगा तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Na प्लस हो जाएगा, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो जो ये पॉजिटिवली चार्ज आपका दिख रहा है ये आपका कैटायन कहलाता है और ये नेगेटिवली चार्ज जो है ये आपका एनायन कहलाता है। कैटायन का मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है इसलिए इस पे Na प्लस आ चुका है। एनायन का मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो चुका है
तो यहाँ पे Na- आ चुका है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आयन और उन एलिमेंट्स की जिनकी सेम होती है उसे हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आपका नियॉन आता है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 एंड 8। उसके बाद Na+ आता है, सोडियम का आयन। इसमें आपका 10 इलेक्ट्रॉन होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8। फिर आपका Mg2+ आता है। इसमें आपका 12 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, पर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो यहाँ पे आपका 10 एटॉमिक नंबर। इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 एंड 8। फिर आपका फ्लोरीन माइनस आता है। इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है, तो यहाँ पे आपका 9 इलेक्ट्रॉन की जगह इस पे 10 इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो एटॉमिक नंबर 10 हो चुका है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 एंड 8। इसमें आप देख होंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबकी सेम है, तो इन चार एलिमेंट्स को हम आइसो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब हम दूसरे टॉपिक पर बढ़ें, तो वो है हमारा आइसोटोप्स। आइसोटोप्स एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। अब आइसोटोप से हम देख लें तो आपका हाइड्रोजन हो गया। इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहला आपका 1H1, यह आपका प्रोटियम कहलाता है। फिर आपका 1H2, यह आपका ड्यूटेरियम कहलाता है। फिर आपका 1H3, यह आपका ट्रीटियम कहलाता है। तो ये हमारा आइसोटोप्स हो चुका है। अब इसमें एक और एग्जांपल आता है जो कि ऑक्सीजन का होता है। ऑक्सीजन का आपका 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहला आपका 8O16, दूसरा आपका 8O17, तीसरा आपका 8O18। ऐसे ही आपके काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, पर एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब हम बढ़ते हैं आइसोबार्स की तरफ। आइसोबार्स मतलब होता है जिनका एटॉमिक मास सेम होता है, बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। इसके एग्जाम्पल्स में देख लें तो पहला एग्जाम्पल हमारा आता है 1 हाइड्रोजन 3 एंड 2He3। इसमें आप देखोगे कि एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है, पर एटॉमिक मास जो कि ग्रीन कलर से सर्कल्ड है वो सेम है, तो इन्हें हम आइसोबार्स कहते हैं। एक पॉइंट आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में ये है कि आइसोटोप्स जो होते हैं आपके, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो उनका पीरियोडिक टेबल में जो प्लेस होती है वो सेम होती है। बट आइसोबार्स में आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, वो डिफरेंट होता है, तो उनकी प्लेस पीरियोडिक टेबल में सेम नहीं होती है। अब हम आगे बढ़ें तो तो तीसरा हमारा आता है आइसोटोन्स, या फिर इसे हम कहते हैं आइसो न्यूट्रॉनिक। इसमें आपका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखा जाता है। इसका एग्जाम्पल आपका 1H3 एंड 2He4। आपको मैंने बताया था कि आपको अगर न्यूट्रॉन्स निकालना है तो आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को आप
सेपरेट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम अगर करेंगे तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे करेंगे तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो आपका यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 2 न्यूट्रॉन आ गए हैं। तो ये आपका आइसोटोन्स हो गए। दूसरा एग्जाम्पल देखें, 6C13 एंड 7N14। इसमें आपका देखें तो 13 - 6 इज इक्वल टू 7 और 14 - 7 इज इक्वल टू 7। तो इसमें आपका 7 न्यूट्रॉन्स आ रहा है दोनों एलिमेंट्स में। तो ये आपका आइसोटोन्स हो गए। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें तो हमारा लास्ट टॉपिक आता है जो कि है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी हमारा जो होता है एक नेचुरल फिनोमिनन होता है जो कि अनस्टेबल एलिमेंट्स में होता है। तो नेचुरल फिनोमिनन इन अनस्टेबल एलिमेंट्स। जिन एलिमेंट से आपका ये फिनोमिनन होता है उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। इन एलिमेंट्स में से आपका अल्फा, बीटा एंड गामा रेज निकलती हैं। इन रेज को हम रेडियो एक्टिव रेस कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, ना कि कोई केमिकल रिएक्शन। इसकी डिस्कवरी के बारे में देखें। इसकी डिस्कवरी को देखें जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यूरेनियम में इसको फर्स्ट टाइम हेनरी becquerel ने ढूंढा था। फिर 1898 में मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड पायर क्यूरी ने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट फाउंड अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसको हम पोलोनियम से जानते हैं। फिर 1902 में मैरी क्यूरी ने रेडियम को यूरेनियम पिच ब्लेंड जिसका फॉर्मूला U3O8 होता है उसमें से डिस्कवर किया था। तो इसको इन्होंने U3O8 जिसको हम यूरेनियम पिच ब्लेंड कहते हैं, इसमें से डिस्कवर किया था। अब आपको एक इंसिडेंट याद होगा जो कि था चेरनोबिल चेरनोबिल इंसिडेंट, जिसके बारे में आज भी सुना जाता है। तो उसमें बताते हैं कि आज भी वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी चल रही है। तो उसका पीछे का मेन रीज़न ये एलिमेंट्स हैं।
अब हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ा बीटा और गामा रेस के ऊपर। तो अल्फ़ा रेस जो होती हैं ये न्यूक्लियर हीलियम होती हैं, मतलब कि अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है आपका वो आपका 2He4+ होता है। ये 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होती हैं। इनका मास जो होता है एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम के मतलब 4 AMU के बराबर होता है। ये 2He4++ या फिर A++ और अल्फ़ा से रिप्रेजेंट होती हैं। बीटा रेस पे देखें तो ये एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जिक्र हो गया तो जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज ही कैरी करेंगी। इनका वेट 0.0005486 AMU होता है। रिप्रेजेंटेंट इनका -β0 या फिर 1 इलेक्ट्रॉन-0 होता है। गामा रेस को देखें तो इलेक्ट्रो रेडिएशंस होती हैं। इनका नेचर जो होता है न्यूट्रल होता है, मतलब कि नो चार्ज। अब वेलोसिटी पे देखें तो अल्फ़ा रेस की जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के 1/10 के इक्वल होती है। बीटा रेस की जो वेलोसिटी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होती है। और गामा रेस की जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होती है। तीसरे डिफरेंस पे देखें तो पेनिट्रेटिंग पावर, मतलब ये रेस जो हैं वो कितना किसी चीज़ को कितना पेनिट्रेट कर सकती हैं। तो अल्फ़ा रेस की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत लो होती है। ये किसी थिक एल्युमिनियम शीट को 0.002 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट कर सकती हैं। अल्फ़ा रेस के मुकाबले बीटा रेस की पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है क्योंकि इनकी हाई स्पीड होती है। ये 0.2 सेंटीमीटर एक थिक एल्युमिनियम शीट को पेनिट्रेट कर सकती हैं। गामा रेस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होने के कारण इनकी हाई स्पीड के कारण इनका पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये एक थिक एल्यूमिनियम शीट को 100 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट कर सकती हैं। आयोनाइजिंग पावर, मतलब किसी भी एलिमेंट को आयंस में तोड़ देना, तो अल्फा रेस के पास बहुत ही ज़्यादा हाई पावर होती है गैसेस को आयोनाइज करने का। बीटा रेस अल्फ़ा रेस से 100 गुना कम होती हैं और गामा रेस बीटा रेस से 100 गुना कम होती हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अल्फ़ा रेस जो होती है वो नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं और मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। बीटा रेस जो होती हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं क्योंकि इनमें आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है और इसमें आपका डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। बीटा रेज जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिर डिफ्लेक्ट होते हैं। गामा रेज ना तो इलेक्ट्रिक ना मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं क्योंकि ये न्यूट्रल होती हैं। अब मैं आपको किसी से मिलवाना चाहूँगा, ये हैं हमारे शेख मखदूमी। ये आपसे कुछ पूछ रहे हैं कि वल्ला हबीबी आओ हम साथ मिलकर क्वेश्चन करती। तो क्या आप क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं? तो आइए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉलिकुलर स्ट्रक्चर इज करेक्ट? ये RAS RTS में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि 1992 के प्रीलिम्स में आया हुआ है। तो न्यूट्रॉन, इसमें आपका एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछा है। तो आप इस पर गौर करिए कि यहाँ पे करेक्ट पूछा हुआ है। तो आप इस तो आप इस पे गौर करिए कि यहाँ पर इसने करेक्ट पूछा गया है। अगर आप क्वेश्चन पेपर में ये ऐसे क्वेश्चंस पे आए तो आप वहाँ पर क्वेश्चन में अंडरलाइन कर लें कि उसमें पूछा क्या है ताकि आप मिस्टेक ना करें। तो पहला ऑप्शन है हमारा, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है, पहले हम एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन उन्हें रोटेट करता है। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर प्रोटॉन होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया है। दूसरा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यहाँ पर आपका न्यूट्रॉन होगा और न्यूट्रॉन की जगह इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ पर आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ ये मैच कर रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के बाद। तो ये आपका सही हो गया। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। द एटॉमिक न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाई RAS RTS।
प्रीलिम्स 2003। तो आपका जो एटॉमिक न्यूक्लियस है वो किसने डिस्कवर किया था? तो इसका आंसर आपका अर्न्स्ट रदरफोर्ड होगा, जो कि 1911 में इन्होंने डिस्कवर किया था। आप ये देख रहे होंगे कि डिस्कवरी के ऊपर कितने सारे आपके क्वेश्चंस फंसते हैं, तो आप डिस्कवरीज को कभी भी मिस मत करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल? यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2007 में आया हुआ है। इसमें पूछा है कि कौन सा आपका सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। तो न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, प्रोटॉन फंडामेंटल है, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है। अब ड्यूट्रॉन होता क्या है? तो ड्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। तो आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। इसमें आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, इसमें थर्ड। अब हम आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंस्टिट्यूट पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर? ये आपका यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि 2005 का है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा पेयर है जिसमें आपका पार्टिकल और उसका अपोजिट एंटी पार्टिकल पेयर है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। अब पॉजिट्रॉन आपका जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट होता है, अपोजिट। और इसका मास सेम होता है एंड चार्ज अपोजिट होता है। अब हम देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। विच वन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल? ये आपका यूपी ROARO 2017 का क्वेश्चन है, रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें आपका पूछा है कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल है। पहला न्यूट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा पाई मेसॉन, चौथा क्वार्क। तो इसका आंसर आपका क्वार्क हो जाएगा। फंडामेंटल पार्टिकल वो होता है जो किसी और पार्टिकल से बन के ना बना हो। तो आपका न्यूट्रॉन क्वार्क से बनता है और प्रोटॉन भी आपका क्वार्क से बनता है। इलेक्ट्रॉन आपका फंडामेंटल पार्टिकल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी भी क्वार्क से नहीं बनता। तो इसका आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। अब हमारे शेख मखदूमी जो हैं वो फिर से आ चुके हैं, और वो अब बोल रहे हैं वल्ला हबीबी अब इनको खुद से क्वेश्चन करने देती। तो ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन होमवर्क में जाएगा, इनके कहने को रोक थोड़ी ना सकते हैं हम। सातवां क्वेश्चन होमवर्क में जाएगा, आठवां क्वेश्चन होमवर्क में जाएगा। आपको ये सारे क्वेश्चंस अपने आप से करने हैं और इसका आंसर कमेंट में बताना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे, फिर आप अपने मार्क्स मुझे बताइएगा। तो आज आपको होमवर्क फिर से शेख मखदूमी आ चुके हैं, वो देंगे। वो कह रहे हैं आज का होमवर्क मैं देती। तो होमवर्क आपका वही है, रिवाइज करना है आपको, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, तो आपको अब इसका PYQs करना है और इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आज के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC एक मंजिल, इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।